नमस्कार, दिल्ली के ओशो धाम से मैं आरसी शुक्ल। आज के 26 साल पहले दुनिया के सबसे क्रांतिकारी संत ओशो महायात्रा पर निकल गए थे। ओशो ने दुनिया को उत्सव में जीना सिखाया। ओशो ने दुनिया को एक नई राह दिखाई। इस जगह पर आने के बाद एहसास होता है कि ओशो आज भी हमारे बीच हैं। उनके सन्यासियों से बात कीजिए तो कहीं ना कहीं ओशो के होने का एहसास आज भी होता है। ये तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे? तुम न तो पहले कभी मरे हो न अब मर सकते हो। कुछ तुम नए नहीं हो, बहुत बार आए और बहुत बार गए हो। धर्म की खोज, प्रेम की खोज। ओशो रजनीश, ये नाम 26 साल पहले जीवन यात्रा समाप्त कर चुके शख्स का है, लेकिन ये नाम एक विचार का भी है। विचार मरा नहीं करते। ओशो जैसे विचार तो अप्रासंगिक भी नहीं होते। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित ओशो धाम में जब लोग पहुंचते हैं तो शक भी नहीं रह जाता। यहाँ मुल्क, नस्ल, ऊंच नीच, जात पात की सारी दीवारें ओशो नाम के रहस्य में अपनी पहचान और अहम के साथ गुमशुदा दिखती हैं। अद्भुत करुणा, अद्भुत प्रेम और इतना वास्ट विजन लेकर के वो आए कि हमारे जीवन के किसी भी पहलू को उन्होंने अनटच नहीं रखा, छू लिया उन्होंने और हमारे हृदय तक पहुंच जाते थे। अपने भक्तों के लिए ओशो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मसीहा या कुछ ऐसा है जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। सच ये है कि ओशो ने जिंदा रहते और मौत के बाद भी अपने वक्त को बदल दिया। उन्होंने भागना नहीं, जीवन को गले लगाना सिखाया। जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं उनसे ज्यादा मूढ़ और कोई भी नहीं। ओशो जो डिफरेंट हैं बाकी जो भी हमने गुरु महात्मा देखे हैं, वो कभी भी आपको आपकी फैमिली छोड़ के सन्यासी होने नहीं बोलते हैं। उनका कहना है आप दुनिया में रह के, दुनिया को जी के जब आप सन्यास प्रैक्टिस करते हो तब आप ओशो के सन्यासी हैं। ओशो ने कभी प्रपंच नहीं रचा। ओशो ने कभी आडंबर नहीं ओढ़ा। ओशो ने सांसारिकता और सन्यास को एक साथ जीना सिखाया। वो महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों में चला करते थे। वो रोलेक्स की घड़ी पहनते थे। वो शान से जिंदगी जीते थे। अपने ही नहीं, अपने सन्यासियों को भी शान से जिंदगी जीना सिखाते थे। हुआ भी और ना भी हुआ। जी हां, ओशो की शिक्षाओं की तरह उनका जीवन भी विराट था। अद्भुत प्रयोग था साहब वो। आप कल्पना नहीं करेंगे सर, 3 साल में हमने वो एक नगर बनाया था। वो एक बैरन लैंड था, 120 स्क्वायर माइल, 64,000 एकड़ लैंड थी वो, और बिल्कुल एक घास का तिनका भी नहीं था वहाँ पर। और वहाँ हमने एक नगर बसाया 3 साल में। एक जमाने में सबसे महंगी रोल्स रॉयस कारों का दुनिया का सबसे बड़ा काफिला ओशो रजनीश के पास था। कहते हैं ओशो के पास भक्तों की भेंट की हुई 96 रोल्स रॉयस कारें थी। एक इंटरव्यू में ओशो ने कहा था कि भक्त उन्हें साल के हर दिन के लिए 365 रोल्स रॉयस कारें देना चाहते हैं और भक्तों की भावना को ठुकराने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। 13 तो एयरप्लेन थे हमारे, एयर रजनीश था वहाँ पर। 13 प्लेन थे हमारे एयर रजनीश के नाम से। हाँ, 50 तो बसें थी, जो बस में जाना पड़ता, जगह इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी। 50-60 हमारी कारें थी जिसमें जाना पड़ता था। हाँ, रोल्स रॉयस तो थी, और उसके अलावा भी हमारे। ओशो महंगी स्विस और मशहूर रोल्स रॉयस घड़ियों का भी शौक रखते थे। भक्त ओशो की आलीशान जिंदगी को उनकी लीलाओं का हिस्सा मानते थे। ओशो जब कहीं जाते तो वो गुलाब के फूलों से रास्ता पाट देते थे। अलग से उनका ट्रेलर था, वहाँ वो रहते थे और वहाँ से फिर वो दोपहर को वो ड्राइव बाय करते थे। उनको ड्राइव करने का बहुत आनंद था। ड्राइव, हाँ, चलाते, बिल्कुल चलाते थे। बहुत तेज स्पीड, बहुत तेज चलाते थे। लेकिन जब हम ऐसे रास्ते पे खड़े हो जाते थे और वो निकल जाते थे आराम से, हम प्रणाम करते थे, फिर अपने काम पे चले जाते थे। ये ओशो का ध्यान है।
यहाँ कोई नियम नहीं, यहाँ कोई बंधन नहीं, यहाँ सब कुछ बस उत्सव है। इस मेडिटेशन सेंटर में हर आदमी खुलकर नाचता है, खुलकर हंसता है, खुलकर रोता है। ओशो ने शायद सही कहा था। उनके विचार अनपढ़ और गरीबों के लिए नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे लोग गुड़ से चिपकने वाली चींटियों की तरह ओशो के इशारे पर खींचे चले आते थे। कम से कम 80 देशों के लोग वहाँ पर आते थे। हमारे 5000 तो वहाँ के सिटीजन ही थे, 5000, और फेस्टिवल के टाइम पर 15,000 लोग आते थे वहाँ पर, और उनकी सारी व्यवस्था होती थी। और ये सिलसिला आज भी जारी है। एक वक्त पश्चिम में ओशो के विचारों की आंधी थी, तो अब जापान, कोरिया और चीन जैसे मुल्कों में ओशो के शिष्य बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 35 साल के छोटे से वक्त में ही ओशो ने अपने विचारों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। आज उनके प्रवचन की 5000 घंटों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप यकीन नहीं करेंगे, फेसबुक पर ओशो के 45 लाख प्रशंसक हैं। दुनिया की 13 भाषाओं में फेसबुक पर ओशो के पेजेस उपलब्ध हैं। जाहिर है 19 जनवरी 1990 में जिस शख्स ने देह त्याग कर दिया था, उसके विचारों का सम्मोहन अब एक अटूट रहस्य के रूप में कायम है। ओशो ने दुनिया पर गजब का असर डाला है। उनके जाने के 26 साल बाद भी दुनिया उनकी दीवानी है। उनके धुन पर आज भी लोग झूमते हैं। यह ओशो धाम का मेडिटेशन सेंटर है। यहां पर आज भी इसी तरह रोज सैकड़ों लोग बैठकर ध्यान करते हैं। मौत के 26 साल बाद भी ओशो का रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य के केंद्र में है वो विचार जो पुराना नहीं पड़ा। सवाल ये है कि आखिर क्या थे ओशो के विचार। ओशो को प्रवचन में सुनने वाले हर धर्म, हर मजहब के लोग थे। ओशो की बातों में हर पवित्र किताब का ज्ञान और अपने वक्त के विज्ञान की छाप मिलती है, लेकिन शिक्षाओं में उधार की बात सिर्फ यहीं तक थी। ओशो सदगुरु के रूप में, एक रेवोल्यूशनरी रूप में आए, एक रेबल के रूप में, और उन्होंने एक बात तय की कि अब तक का जो हमारे पास जो भी कुछ है, क्या वो आज अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए पहली बात तो ये कि उन्होंने जो इररिलेवेंट है, जो आउटडेटेड है, जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं है, उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की। ओशो कहते थे जिद करो, ओशो कहते थे विद्रोह करो, ओशो कहते थे अपनी एक नई लीग बनाओ, ओशो कहते थे पहले चीजों को जानो, सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं ओशो के जो विचार थे, उन्होंने उस दौरान युवाओं पर बहुत गहरा असर डाला, और शायद इसी वजह से ओशो की ख्याति देश से दुनिया में बढ़ती चली गई। नई लीग चलाने की इस जिद का नतीजा कई रूप में सामने आया। ओशो परिवार विवाह संस्था के खिलाफ थे। कई बार वो धर्म विरोधी भी नजर आते थे। खास तौर से सेक्स को लेकर समाज के बंद रवैये को उन्होंने चुनौती दी, क्योंकि उनका मानना था कि सेक्स भी जीवन के उत्सव का अहम हिस्सा है। सेक्स जो है वो ध्यान का परिणाम हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक शरीर से शुरू करते हैं। शरीर से जब आप मेडिटेशन लाते हैं उसमें, तो आपको प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम में जब आप ध्यान लाते हैं तो आपको प्रार्थना का अनुभव होता है। इस तरह से वही ऊर्जा, सेक्स की ऊर्जा, ये आपको परमात्मा तक पहुंचाती है। ये ओशो का ध्यान है। यहाँ कोई नियम नहीं, यहाँ कोई बंधन नहीं, यहाँ सब कुछ बस उत्सव है। इस मेडिटेशन सेंटर में हर आदमी खुलकर नाचता है, खुलकर हंसता है, खुलकर रोता है। लेकिन ओशो के क्रांतिकारी विचारों को पचाना उस दौर के समाज के लिए संभव नहीं था। लिहाजा उसका विरोध हुआ, षड्यंत्र भी हुए, और अमेरिका में ओशो पर मुकदमा तक चला। गिरफ्तारी भी हुई। कहते हैं ये गिरफ्तारी ही ओशो रजनीश की मौत की वजह बनी। लेकिन सच ये भी है कि बचपन से लेकर मृत्यु तक ओशो कभी मौत से नहीं डरे। हाल ही में उनके शुरुआती जीवन पर आई फिल्म रिबेलियस फ्लावर भी यही दिखाती है। मनुष्य के इतिहास में रचे गए हर शास्त्र द्वारा उस परम रहस्य को जानने की कोशिश करता जो मैं समझ नहीं पाया। कोई चकोरवा, कोई चकोरवा अपने गुहार मां जगाए दिए जाए।
धीरे धीरे मेरे प्रश्न लौटकर मेरी तरफ ही आने लगे। मैं सब कुछ करके हार गया। बचपन से ही मौत से उन्हें अनोखा आकर्षण था। कहते हैं ओशो जब 12-13 साल के थे तब वो रात को अकेले शमशान जाया करते थे ताकि ये जान सकें कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। वैसे इस धरती पर खुद ओशो का आगमन 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुआ था। उनका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। उनका बचपन नरसिंहपुर में बीता। 1951 में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद जबलपुर में उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो सच की तलाश में भटकने लगे। कहते हैं इसी दौरान उन्हें ज्ञान मिला और 1970 में वो आचार्य रजनीश के नाम से मुंबई में प्रवचन करने लगे। ओशो कहते हैं हमको पकड़ छोड़नी है। अगर पकड़ छूट जाए तो सारा जो सब मिला हुआ है परमात्मा का दिया हुआ है ना। अगर और ये पकड़ता कौन है? मन पकड़ता है। मन की अगर पकड़ छूट जाए या मन की ही पकड़ छूट जाए, मन से ही पकड़ छूट जाए तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आचार्य रजनीश ने 1974 तक मुंबई में प्रवचन किए और फिर पूना में एक आश्रम बनाया और वहां प्रवचन करने लगे। 1981 में आचार्य रजनीश अमेरिका चले गए, जहां उनके भक्तों ने ओरेगॉन में रजनीशपुरम नाम से एक नई दुनिया ही बसा ली। लेकिन यहीं से वो पश्चिमी मुल्कों में आलोचना के निशाने पर भी आ गए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। उस रहस्य का नाम ओशो है। ओशो के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त से आगे सोचते थे। अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से उनका बहुत विरोध हुआ। जब उनकी पुस्तक संभोग से समाधि तक आई तो हंगामा मच गया था। ओशो के विचार बेहद क्रांतिकारी थे। इतने क्रांतिकारी कि धर्म सत्ता से लेकर राज सत्ता तक को उनमें विरोध की गंध आती थी। दरअसल विचारों की इस बगावत की शुरुआत हिंदू धर्म की रूढ़िवादी सोच पर हमले से हुई थी, जब वो देश में घूम घूम कर प्रवचन दिया करते थे। 1968 में इन्हीं प्रवचनों पर संभोग से समाधि तक नाम की एक किताब आई तो भूचाल ही मच गया। एक तरफ ओशो का विरोध शुरू हुआ तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों और भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। आज भी भक्त इन विचारों के सम्मोहन से आजाद नहीं हो पाते। मुझे तो कभी नहीं लगता कि मैंने उन्हें देखा नहीं है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो आज भी मेरे सामने ही है। उनकी पूरी एनर्जी मुझे मेरे सामने महसूस होती है। ही स्टिल लाइव, ही स्टिल वाइब्रेटिंग एवरीवेयर। वो हर जगह मौजूद हैं। ओशो जब पूना आश्रम में थे तभी उनकी लोकप्रियता पूरब से होती हुई पश्चिम तक पहुंच गई थी। 1981 में अमेरिका के ओरेगॉन में भगवान रजनीश के समर्थकों ने एक कम्यून की स्थापना की अर्जी दी। इजाजत मिलने के बाद ओरेगॉन में रजनीश धाम नाम से आश्रम भी शुरू हो गया। आश्रम इतना लोकप्रिय हो गया कि एक वक्त हर दिन वहां 30,000 से ज्यादा लोग आने लगे। भक्तों की बढ़ती संख्या से अमेरिकी प्रशासन चौंकने लगा। इस बीच 10 अप्रैल 1981 को ओशो रजनीश ने अगले 3.5 साल तक के लिए मौन व्रत ले लिया। अमेरिका वो 81 में वो गए, तब तक उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की थी। फिर वो चाहते थे, मतलब हमारे लिए जो उनसे जुड़े हुए हैं, कि कभी उनको मौन में भी बैठ करके उनका अनुभव किया जाए। बातों से तो उन्होंने किया, हमको ले लिया अपने पास, लेकिन फिर वो कहते थे असली बात तो तब है जब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप कुछ नहीं सुनेंगे और फिर भी हमारे बीच में एक सेतु बनेगा। रजनीशपुरम एक छोटे से शहर में बदल गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1982 में जब ओशो रजनीश के चेलों ने रजनीशपुरम के रजिस्ट्रेशन की अर्जी दी तो विरोध और तेज हो गया। इस बीच ओशो रजनीश के शिष्यों में भी उनकी विरासत और जायदाद को लेकर खींचतान शुरू हो गई। इस बीच 1984 में यह आरोप भी लगे कि ओशो रजनीश के शिष्यों ने रजनीशपुरम में जहरीले साल्मोनेला बैक्टीरिया का छिड़काव किया था। इससे रजनीशपुरम में बीमारियों का प्रकोप होने लगा। इट वाज, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट वाज अ क्लासिक कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द प्रीस्ट एंड द पॉलिटिशियन। यहाँ रोनाल्ड रेगन, जो कि फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन व्यक्ति था, और पोप, इन दोनों ने मिलकर के साजिश की थी कि इनको यहाँ से उखाड़ना है। और इतना इस तरह से कोशिश की उन्होंने, हर तरह से कोशिश की। आखिरकार लगातार होने वाले विवाद से रजनीशपुरम में बसी नई दुनिया बिखरने लगी। अमेरिकी सरकार ने आश्रम में फ्री सेक्स, बैक्टीरिया के छिड़काव और तमाम गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी। 1985 में ओशो रजनीश को वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में जब वो जा रहे थे तो वहाँ उनके प्लेन को रोका गया, रोक करके उनको अरेस्ट किया गया।
तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों ने कहा कि आप वो तो दिखाइए कुछ वारंट कुछ नहीं दिखाया। उसको आर्ग्यू भी नहीं करने दिया वकील को। भक्तों के हाथों बैक्टीरिया के हमले समेत कई आरोप स्वीकार करने पर ओशो रजनीश को अमेरिका छोड़ने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो दुनिया में घूम घूम कर प्रवचन देने लगे, लेकिन उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि अमेरिका में कैद के दौरान उन्हें थैलियम जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें तमाम तरह की बीमारियों ने घेर लिया। ओशो के जीवन का अद्भुत अध्याय है अमेरिका का रजनीशपुरम। ओशो ने अमेरिका में एक नई दुनिया बसा दी थी और उस दुनिया से उस दौरान का अमेरिकी प्रशासन, उस दौरान की अमेरिकी सरकार इतनी डर गई थी कि ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ओशो को थीलियम नाम का स्लो पॉइजन दे दिया गया। हमने देखा बाद में उनको जहर भी दिया गया, थेलियम नाम का जहर दिया गया, जो कि पता चला हमको जब हमने उनके स्पेसिमेंस लंदन लेबोरेटरी में भेजे, वहाँ पता चला कि इस प्रकार का जहर उनको दिया गया था और उस जहर के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, इसमें तो शंका नहीं है। 1987 में ओशो रजनीश पूना लौट आए। यहाँ पर 1989 में उन्होंने भगवान रजनीश नाम को त्याग कर ओशो नाम को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1989 में ओशो ने अपना आखिरी प्रवचन दिया। 19 जनवरी 1989 को अपने विचारों से दुनिया में नई आध्यात्मिक क्रांति ले आने वाले ओशो का देहांत हो गया। लेकिन इसमें शक नहीं है कि ओशो के विचार आज भी जिंदा हैं। उनका रहस्य अब भी बरकरार है। उस रहस्य का नाम ओशो है। हमारी इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBN 7।